नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर शुरू की। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ा समझते हैं कि पीएम ने क्या कहा है और क्यों जो विपक्षी लंबरदार हैं उनके पैरों के नीचे की न सिर्फ जमीन खिसकी हुई है बल्कि जो लोग पिच बनाते हैं उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो पिच बनाने वाले कौन है, पीएम ने क्या कहा है और वंदे मातरम को लेकर किस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, खास तौर से वो पार्टी जो कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। वहां पर यानी कांग्रेस में जब वंदे मातरम चल रहा था तो किस तरीके का माहौल देखा गया, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे और चर्चा इसकी भी करेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की दुहाई देने वाले राहुल गांधी क्या वजह है कि लाल किले पर नहीं नजर आते हैं, जबकि वो हिंदुस्तान की संप्रभुता का प्रतीक है। साहब, वहां जब 15 अगस्त को झंडारोहण होता है तो नेता प्रतिपक्ष नदारद रहते हैं। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसके मायने क्या है, क्या वजह है वो नहीं आते हैं? क्या देश के सम्मान से, देश की प्रतिष्ठा से ऊपर उनका सम्मान है क्या? क्योंकि यह प्रश्न बहुत बड़ा है। अभी 2026 गया, 2025 में भी नहीं आए थे, यानी 2024 के बाद से राहुल गांधी ने आना बंद कर दिया है। राहुल गांधी तो संविधान बचाने की मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी इस बात की मुहिम चला रहे हैं कि जो तमाम संस्थाएं हैं वो बची रहें। ऐसी स्थिति में वो खुद कितना संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं, प्रश्न ये है। और खास तौर से जब झंडारोहण हो तब आप लाल किले पर ना पहुंचे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नेता प्रतिपक्ष वाला सम्मान नहीं मिल रहा है, जैसा कि दावा कांग्रेस का रहा है। प्रश्न यह है कि जब आप लड़ाई लोकतंत्र बचाने की कर रहे हैं, आप लड़ाई संविधान बचाने की कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका सम्मान क्या मायने रखता है भाई? आप आइए और कहिए ठीक है, सम्मान हो या ना हो, लेकिन फिर भी यह मामला झंडारोहण का है, यह मामला हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस का है। इस भाव से आना चाहिए, तो साहब इस भाव से भी नहीं आएंगे, क्योंकि ना आने का सिर्फ एक ही कारण दिया गया है और वो कारण दरअसल यह बताता है कि यह संविधान बचाना या लोकतंत्र बचाना ये बहाना है। असल में कहानी यह है कि साहब हम जो है गांधी परिवार से आते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री की तरह ही होना चाहिए, उससे कमतर हुआ तो नहीं दिखाई देंगे। आप सोचिए, ना नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं और ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये वाकई में जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वही लड़ाई चल रही है या फिर नरेंद्र मोदी से निजी लड़ाई चल रही है? और जब आप इस सवाल की पड़ताल करेंगे तब आप ये समझेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली क्यों कहा। असल में वही तो लड़ाई है और वो लड़ाई आज की नहीं है, वो लड़ाई पुरानी है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही लड़ी जा रही है, या हम यूं कहें कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। पहले इस तरह का और ऐसा विभत्स दौर नहीं देखा गया था, क्योंकि सरकार भी लंबे समय तक नहीं थी। वाजपेयी जी की सरकार आई और तब दिमागी नक्सलियों ने अपना दिमाग लगाया और एक सरकार को बदनाम किया जो तहलका प्रकरण वाला है, जिसके दुर्दांत आप ये कहें कि पत्रकार तरुण तेजपाल हुआ करते थे, जो आजकल जो है उनकी सुपारी पत्रकारिता क्या रही वो अब सबके सामने है। तो उस समय उन्होंने सुपारी ली थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हिलाने की, हिलाया उन्होंने।
उन्होंने वेस्टर्न लैंड ऑपरेशन किया, वो जो रक्षा घोटाला जिसमें रक्षा मंत्री थे ही नहीं लेकिन रक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जार साहब को। यह क्या था? यह दरअसल एक फैब्रिकेटेड कहानी थी जो बाद के दिनों में पता चली। तो ये खेल उस समय भी था, लेकिन सरकार का कालखंड बड़ा लंबा नहीं था, इसलिए उभर कर सामने नहीं आया था। नरेंद्र मोदी लंबे समय से हैं, तो ये पूरा खेल उभर कर सामने आ रहा है और पड़ताल करिए तो समझ में आता है कि साहब ये दिमागी नक्सली जो हैं, इन्होंने अपना खेल नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2001 से ही शुरू कर दिया था। तीस्ता सी तलवार, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ये जो रोज रोज लेकर चले आते हैं आप लोग, एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया था जाकिया जाफरी के साथ मिलकर। तीस्ता सी तलवार ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट में सब साफ है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है चाहते हैं कि यह मुद्दा बना रहे। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कायदे से तीस्ता सी तलवार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यह है साहब दिमागी नक्सल। यानी जो मामला हाई नहीं है उस मामले को खड़ा करते रहिए। एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। अब आप देखिए, जब आर.के. राघवन की अगुवाई में एसआईटी बनी थी, जब उसने क्लीन चिट दी, तब आर.के. राघवन के खिलाफ अनाप शनाप मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने लगे। यह खुद आर.के. राघवन ने अपनी किताब में लिखा है कि साहब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना कितना कठिन काम है। सोचिए आप, यह है दिमागी नक्सली। फिर आप देखिए सरदार सरोवर डैम, क्या किया मेधा पाटेकर ने, यह बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से उस डैम को रोकने की कोशिश हुई, पुरजोर कोशिश हुई। यह किसके इशारे पर हो रही थी, क्यों की जा रही थी? पूरा फोर्ड फाउंडेशन नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगा रहा। वो ताकतें आप देखिए, एक दौर में वो उपराष्ट्रपति, माफ करिए, राष्ट्रपति की आप ये कहें कि दौड़ में हुआ करती थी, जिन्हें दुनिया का हेड कांस्टेबल कहा जाता है, उस देश के राष्ट्रपति की दौड़ में वो महिला शुमार थी। और वो लोग किस तरीके का अभियान चलवा रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये है साहब जो पीएम ने वहां से कहा है। हर्षमंदर नाम याद होगा आपको, गजब खेल खेला गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी बात पीएम ने लाल किले की प्राचीर से कही है। ये क्या चाहते हैं? अभी योगेंद्र यादव की हम लोग कल ही चर्चा किए थे, वो 2022 में भी पिच बना रहे थे, अभी फिर पिच बना रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय उनका आज़ादी दिवस पे एक लंबा कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम कुछ और नहीं है, ये अभी जो जंतर मंतर पर हुआ उसी को एक तरह से कहा जाए कि मथने का है, ताकि वो और लोगों तक फैल पाए। हालांकि अब ये उनका दुर्भाग्य कहें कि हिंदुस्तान का सौभाग्य कहें कि जब तक मैं देख रहा था उनके फेसबुक पर 1.2 मिलियन जो है वो फॉलोअर हैं, लेकिन जब तक मैं देख रहा था तब तक उनको सुनने वाले महज 100-200 लोग ही इकट्ठा हुए थे। तो ये है साहब, पीएम जो कह रहे हैं उस बात को आवाम समझ रही है और वो जनजी भी समझ रहा है कि भाई हमारा फंडा क्लियर है, शिक्षा ठीक करो, जो करना है करो, उनका फंडा क्लियर है। लेकिन इनका फंडा भी क्लियर है कि उसके बहाने खेल करना है, जो राहुल गांधी ने मावलंकर हाल में कहा कि नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेना है और अमित शाह का भी इस्तीफा लेना, उनको पागल कर देना है। मजेदार चीज देखिए, पागल कर देना है। आप सोचिए कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ, कौन उनको ये तमाम बातें बता रहा है। आप देखिए किन लोगों से वो घिरे हुए हैं, उन लोगों से जो मदारी बन जाते हैं संसद में जाकर।
आप इस तरह से संसद चलाइएगा? सोचिए, यह सदन बहस के लिए बना हुआ है और जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए एक देश के पीएम का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक भी नहीं, अश्लीलता थी वो। सोचिए क्या कर रहे हैं। अब संदीप दीक्षित सब तपस्या अपनी पूरी कर रहे हैं। पवन खेड़ा की तपस्या में जो कमी थी वो पूरी हो गई, तो वो जहां जाना चाहते थे चले गए। तो सदन को उन्होंने समझ लिया, संसद को, कि ये मदारियों का खेल दिखाने की जगह है, तो वहां बंदर लेकर पहुंच गए। यही प्रश्न है कि आखिर में ये जो दिमागी नक्सली है, इन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया है। और यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी इन दिमागी नक्सलियों का इस्तेमाल करती थी विपक्ष को घेरने के लिए, और राहुल गांधी इनका इस्तेमाल किस किस बात के लिए कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। तो ये देखिए, ये अनायास पीएम ने इस मसले को नहीं उठाया। विनायक सेन नाम तो सुना ही होगा आपने, बतेरे नाम है, पूरी लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो इस तरह की बात करते भी हैं। हमारी बिरादरी में भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग सीजेपी जब आई तो कह रहे थे कि बीजेपी की स्पॉन्सर है। आप देखिए कितने करीने से ये लोग विमर्श गढ़ते हैं, जबकि जो उसके तीनों चेहरे हैं वो सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो कहने वाले लोग हैं वो भी एक दौर में आम आदमी पार्टी में रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा ये नहीं कहा। अगर सीधा आम आदमी पार्टी कह देते तो भाग जाती दिल्ली की आवाम। तो बड़े करीने से चीजें गढ़ी जा रही हैं, इसलिए पीएम दिमागी नक्सलियों की ओर इशारा कर रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से ये जो एफसीआरए फंडिंग होती है, ये एफसीआरए फंडिंग इसीलिए होती है, लिखते हैं और आपके दिमाग से खेलते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बंच ऑफ जोकर्स, और उसका विश्लेषण करने वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने बंच ऑफ थॉट सुनी होगी वो समझ रहे होंगे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दिबांग बड़े पत्रकार हैं, वो मावलंकर हाल में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है उस पर उन्होंने 12 मिनट का विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण में कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की रणनीति है। हर हद है। इतने बड़े बड़े जो हमारी बिरादरी के मूर्धन्य हैं वो इस तरह के भाषण को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। कहां कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है, प्रश्न ये है। और उसी प्रश्न को पीएम ने रेखांकित किया है। आखिरी बात, जो वीडियो आया कांग्रेस का, इंदिरा भवन में झंडारोहण हुआ और उसके बाद में वंदे मातरम बचे। वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का माहौल देखा गया, जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, उसको लेकर अब प्रश्न उठ रहा है। जो भी कारण रहा हो, लेकिन क्या जब वो बज रहा था तो सावधान मुद्रा में नहीं रहना चाहिए था? ये वो सवाल हैं जो अब यक्ष प्रश्न बन रहे हैं, और ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए वाकई में एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जहां से इनका निकल कर आना अब मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो दिमागी नक्सली की बात हुई है वो भी दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है, जो कुछ इंदिरा भवन में वंदे मातरम गाते समय देखा गया, उसी से जुड़ा हुआ है। वे सब वेल कनेक्टेड है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।